मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 14th चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें कैथरीन जो है कंपैरेटिव एनालिसिस प्रस्तुत करती हैं अमेरिका और ब्रिटेन का फिलीपींस और भारतीय संदर्भों में, जिसमें वे बात बताती हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन ने भारत में द्वि प्रशासन प्रणाली के तहत शिक्षा जो है वो भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में सौंपनी शुरू कर दी, लेकिन मन माफिक रिजल्ट्स वो नहीं पा सकी। और वहीं पर कैथरीन जो है कंपैरिजन करती है कि फिलीपींस में जब अमेरिका ने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो वहां के लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस बात को वेलकम किया और वहां के लोगों में पढ़ने लिखने की भूख थी जो यहाँ भारतीयों में नहीं थी। और यहाँ का जो सवर्ण तबका था वो शिक्षा को लागू करवाने में ईमानदार भी नहीं था, क्योंकि उनकी सोच अछूतों और स्त्रियों को अनपढ़ रखने की ही थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आज हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी गलत नीतियां जो हैं यहाँ पर ब्रिटेन में सरकार ने करी और अमेरिका ने फिलीपींस में करी, जिसके चलते शिक्षा का प्रचार प्रसार जिस लेवल पर होना चाहिए था उस लेवल पर नहीं हो सका। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का एपिसोड जरा ध्यान से सुनिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैथरीन यहाँ पर क्या कहना चाह रही हैं और किस तरह का एक कंपैरेटिव एनालिसिस वो दे रही हैं। चलिए, निस्संदेह भारत में ब्रिटिश शासन ने अपनी शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में भारी गलतियां की हैं। उन गलतियों की प्रकृति जानने के लिए फिलीपींस द्वीप में शिक्षा पर मोनरो सर्वे बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है। फुटनोट 11, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द फिलीपींस, मनीला, प्रिंटिंग ब्यूरो 1925। जो नीतियां भारत में ब्रिटिश गलतियों के रूप में प्रसिद्ध हैं वे वही नीतियां हैं जिन्हें हमने स्वयं इन्हीं कारणों से अपने फिलीपींस के क्षेत्रों को शिक्षित करने के लिए अपनाया था। हालांकि खराब परिणामों के लिए आलोचना करना काफी आसान होता है, पर एक ही तरह के कार्य से बहुत से निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। मतलब जब आप कोई काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो पहली ही बार में परफेक्टली हो जाए। कई बार उसमें खामियां रह जाती हैं, लेकिन उन खामियों को पहचान कर उनको दुरुस्त करना और फ्यूचर में अपने आप को ग्रो करने के वो काम आती हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार गलतियां भी जो हैं वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती हैं और आपको फ्यूचर में ग्रो करने में काफी मदद उससे मिलती है। 1858 में रानी विक्टोरिया ने भारत सरकार का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद घोषणा की थी। फुटनोट 12, foreshadowed in लॉर्ड हार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ 1844। अब रानी विक्टोरिया ने क्या कहा था? जहां तक हो सकता है हमारी समस्त प्रजा को, चाहे वे किसी भी जाति और धर्म की हो, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएं और उनके साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाए। ठीक यही बात अमेरिका के प्रेसिडेंट मैककिनले ने फिलीपींस कमीशन के अध्यक्ष विलियम एच टाफ्ट को अपने निर्देशों में कही थी। फुटनोट 13, लेटर फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ वॉर, वॉशिंगटन, 7 अप्रैल 1900। फिलीपींस द्वीप के वासियों को अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार पूरा अवसर दिया जाएगा और उनकी क्षमताओं तथा कार्य प्रणाली के आधार पर कानून, शांति और राजभक्ति को ध्यान में रखकर ही उन्हें अवसर दिए जाएंगे। तो यहाँ राजभक्ति का मतलब आप देश के प्रति समर्पित होने से लगा सकते हैं। दोनों देशों की जनता पर इन घोषणाओं का समान प्रभाव पड़ा, इसलिए नौकरी चाहने वाले अल्पसंख्यक शिक्षित वर्ग ने उसी तरह की शिक्षा हासिल करने में रुचि दिखाई जिससे उन्हें जल्दी नौकरी मिल जाए। तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग सीखने की ललक उनमें नहीं है। वे शिक्षित इसलिए होना चाहते हैं ताकि एक सरकारी नौकरी हथिया सकें। और वैसे भी यहाँ की शिक्षा में आपको सिखाने लायक कुछ होता भी नहीं है। ये आपको तर्कपूर्ण नहीं बनाती है, ये आपको धार्मिक ज्यादा बनाती है। ब्रिटेन ने, जैसा कि हम देख चुके हैं, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए देशी ढंग की शिक्षा का एक दूसरा ही रास्ता अपनाया, किंतु अपने भारतीयों के दबाव में आकर शीघ्र ही अपनी पहली नीति को त्याग दिया। फुटनोट 14, द हार्ट ऑफ आर्यवर्त, द अर्ल ऑफ रोनाल्डशे, लंदन, 1925 चैप्टर, रोमन में 2 और 3। कारण, भारतीयों की अहमवादी मानसिकता को जाने बिना ही ब्रिटेन ने विश्वास कर लिया था कि पहले से शिक्षित भारतीयों को आगे बढ़ाने से दूसरे लोगों को शिक्षित करने में मदद मिलेगी। पर उनका विश्वास गलत निकला और शिक्षितों से शिक्षा के प्रसार में कोई मदद नहीं मिली, इसलिए सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कई बार बोलते हैं कि सरकार जो है अंग्रेजों के समय से मुफ्त में सारी शिक्षा दे रही है।
उसने प्रावधान किया, लेकिन यहाँ के लोग ही बेईमान थे। उन्होंने उसको पूरी तरीके से लागू करने में बेईमानी दिखाई और आज भी बेईमानी होती है। पिछले 10 साल के शासन में आप जानते हैं 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल जो है वो मर्ज करने के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। अपना होमवर्क प्लीज पूरा करके आया कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से पहले। बार बार दोहराती हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आता क्योंकि आपको समझना ही नहीं चाहते। इधर अमेरिका ने फिलीपींस के युवकों को प्रेसिडेंट मैक किनले के निर्देशों के अनुसार शिक्षा देनी शुरू कर दिया। उसी समय हमने अपने एशियाई युवकों के खाली दिमागों को भरने के लिए अपने लोगों का इतिहास और साहित्य पढ़ाना शुरू कर दिया और इस परहित में ये भूल गए कि इससे उनके दिमागों में कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। फिलीपींस के लोग अपनी चालू जुबानों से स्वतंत्रता के नए शब्दों को बोलना सीख गए थे, किंतु उसका अर्थ समझने के लिए उनके पास योग्यता नहीं थी। नए शब्दों के नशे में वे भूल गए कि पैट्रिक हेनरी और विट नेचमॉट के समय से अमेरिका की स्वतंत्रता के समय तक एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने में ग्रेट ब्रिटेन के लोगों को पूरे 1000 वर्ष का कठिन परिश्रम करना पड़ा था। इसके विरुद्ध अमेरिका के नए क्षेत्र फिलीपींस के लोग एक ही छलांग में स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक राष्ट्र को तरक्की करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है चीजों को दुरुस्त करने के लिए। यहाँ पर मैं एक वीडियो का जिक्र करना चाहती हूँ, आज ही का शायद कल का वीडियो है रवीश कुमार का, कि यहाँ से देखें लंदन, लेटेस्ट ही वीडियो है उनका, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि लंदन की इस बसावट को, इतने सिस्टमैटिक लंदन को बसने में कोई 1-2 साल का समय नहीं लगा होगा, कई वर्षों का समय लंदन ने लिया होगा अपने आप को इस कदर डेवलप करने में। लेकिन वहां के लोगों में इतनी ईमानदारी थी कि उन्होंने अपने देश को डेवलप किया और दूसरे धर्मों के प्रति और दूसरे देशों के प्रति वो कितने ओपन हार्टेड हैं। हर एक का वेलकम लंदन जो है वो करता है। वहां पर आपको अपने पड़ोस में, एक भारतीय के पड़ोस में मुसलमान भी रह सकता है, चीनी भी आपको मिल जाएगा, अंग्रेज भी मिल जाएगा, किसी और देश का भी मिल जाएगा, और सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं वहां। तो ये रिपोर्ट है, उसको भी आप देखकर इस चीज को समझ सकते हैं कि सिर्फ स्वतंत्रता हासिल कर लेने से, स्वतंत्रता के शब्दों को सीख लेने से ही आप दिमागी स्वतंत्रता जो है ना, अपने जातिवादी थॉट्स को जब आप झटकेंगे असल देश में, तभी उन्नति हो पाएगी। इसलिए उन्हें पैट्रिक हेनरी की विजय को ढाल बनाकर अमेरिका से कहा, हमें या तो आजादी दो या मार दो। इसके उत्तर में प्रेसिडेंट विल्सन ने कहा, स्वराज कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी जनता को दी जा सके। किसी जनता को कोई अन्य आत्म संयम नहीं दे सकता जो परिपक्व होने के कारण होता है। फुटनोट 15। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वुड्रो विल्सन, न्यूयॉर्क 1908, पृष्ठ 52-53। किंतु जातीय भेदभाव के अनुभवों से रहित दिमागों में ये बातें कोई असर पैदा नहीं करती, क्योंकि शब्दों का निर्माण तो लोगों के जीवन इतिहास से होता है। कितना अच्छा कंपैरिजन कर रही हैं मैं कि फिलीपींस में चूंकि जातीय व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोगों ने वहां पे चीजों को जल्दी सीखा और शिक्षा के प्रति उनका जो रवैया था वो बहुत पॉजिटिव था। जबकि भारतीय संदर्भों में यहाँ पर जो है लोगों के दिमाग में जातियां ठुसी हुई हैं। अमेरिका भी पहुंच जाएंगे, वहां की वैज्ञानिक शिक्षा भी ले लेंगे, लेकिन तब भी बेशक वहां वो सक्सेसफुल हों, अच्छी सैलरी उठा रहे हों, लेकिन दिमाग से वो जातिवादी सोच ही अपनाते हैं। वो कभी भी जाति को झटकते नहीं हैं। बेशक अमेरिका में रहने की वजह से वो उसका प्रदर्शन उग्र रूप में ना कर पा रहे हों, तो वहां की शिक्षा भी उनके सोचने समझने के तरीकों को बिल्कुल बदल नहीं सकती है। उन्हें इंसान अभी बनने की जरूरत है जातिवादी लोगों को। किंतु जिस तरह फिलीपींस के लोगों का कोई जीवन इतिहास नहीं है, उसी तरह हिंदुओं का भी नहीं है, क्योंकि आधुनिक हिंदुओं और प्राचीन हिंदुओं का रचनात्मक ऐतिहासिक युग उनसे प्रभावी रूप में उतना ही असंबद्ध है जितना पेरिक्लीस का युग आधुनिक न्यूयॉर्क के यूनानी लोगों से। इसलिए लोकतंत्र की चेतना को ग्रहण करने की शक्ति न फिलीपींस के लोगों में है और न ही भारत के लोगों में। बहुत सही बात कह रही हैं। आज की मौजूदा सरकार के हिसाब से भी आप इसको सोचकर देखिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डॉक्टर अंबेडकर ने जितने भी भारत में लोग थे उन सब को भारतीय नागरिकता के तहत रखा
कि ये सब अब आज से स्वतंत्र भारत में भारतीय नागरिक के तौर पर जाने जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं, जो आज भी आर्यवर्त को वापस लाना चाहते हैं। मौजूदा सरकार के किए गए पिछले 10 साल के कामों में सावरकर की हिंदुत्व जब हमने पढ़ी थी, तो सरकार के काम का एनालिसिस जो है आप वहां से देख सकते हैं कि सावरकर ने हिंदुत्व में जो जो लिखा है, सरकार हूबहू वही काम कर रही है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं हिंदुत्व से मौजूदा सरकार का। फिलीपींस और भारत के स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में एशियाई लोगों के दिमागों में लगातार पश्चिमी राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के पाठ भरे जाते हैं। एशियाई लोगों ने उसे ग्रहण तो कर लिया है, पर अपनी पृथक विरासत के कारण उसके अजीब अर्थ लगा लिए हैं। परिणाम भी दोनों जगह एक सा ही आया है। मिस्टर गांधी कहते हैं, हमें जो शिक्षा मिली है उसने या तो हमें क्लर्क बनाया है या मंच पर भाषण देने वाला। फुटनोट 16 लेखिका का मार्च 1926 में अहमदाबाद में दिया गया बयान। किंतु मिस्टर गांधी कुछ और भी कहते हैं, उसे भी सुनिए। फुटनोट 17 इंडियन होम रूल एम के गांधी, गणेश एंड कंपनी, मद्रास 1924, पृष्ठ 97, 98, 100 एवं 113। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। शिक्षा का सामान्य अर्थ अक्षर ज्ञान है। लड़कों को पढ़ाना लिखाना और गणित सिखाने को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। एक किसान ईमानदारी से अपनी रोटी कमाता है, वह भी दुनिया का सामान्य ज्ञान रखता है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसे अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने गांव वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह नैतिकता के नियमों को समझता भी है और मानता भी है, किंतु वह अपना नाम नहीं लिख सकता। उसे अक्षर ज्ञान देकर आपका उससे क्या कराने का मकसद है? क्या इससे आप उसकी खुशियों में 1 इंच भी बढ़ोतरी कर सकेंगे? इसका मतलब साफ है कि अब शिक्षा को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति पर्याप्त है। हम आपके विदिन ब्रैकेट आधुनिक स्कूलों को निरर्थक समझते हैं, तो मैं तो इसे वैचारिक बेईमानी की कैटेगरी में रखती हूँ। इस तरह के विचार यदि महात्मा की तरफ से आए हैं तो ये उनकी वैचारिक बेईमानी है। यदि किसान साक्षर होंगे तो उनकी खुशी में 1 इंच तो क्या कई इंच ज्यादा इजाफा हो जाएगा। साक्षर होने के बाद उन्हें ये तो पता होगा कि उन्हें वोट किसको देना है, कौन सी सरकार चुननी है। मैनिफेस्टो वो पढ़ सकते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि कौन सी सरकार उनके हितों के लिए काम कर रही है। इसलिए साक्षर होना हर एक के लिए बहुत जरूरी है, ताकि सरकारों को कंट्रोल कर सके। सरकारें जो हैं वो जनता के कंट्रोल में होनी चाहिए, जनता सरकारों के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। इस पर स्वराजी नेता लाला लाजपत राय की व्यंग्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार है। फुटनोट 18 द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, जॉर्ज एलन एनविल, लंदन 1920, पेज 79 और 80, 79-80। अब लाला जी क्या बोल रहे हैं ये सुनिए। भारत में कुछ अच्छे लोग हैं जो कहते रहते हैं कि उनके देश का कल्याण इसमें है कि वे औरों से अलग शांत और एकांत जीवन व्यतीत करता रहे। वे प्राचीन अतीत के अच्छे काल के लिए मरे जाते हैं। वे चाहते हैं कि वे दिन वापस आ जाएं। वे ऐसी बकवास से भरी हुई किताबें बेचते हैं और ऐसी ही भावुकता से भरी कविताएं और गीत लिखते हैं। तो यहाँ पर ये बता दूं कि ये भाषण जो था 1920 का था और गीता प्रेस जो है वो 1923 में खुली थी और वो इसी तरह की बकवास बेचती है। वे नहीं जानता कि वे मूर्ख हैं या देशद्रोही, किंतु मैं अपने देशवासियों को ऐसे लोगों और इस तरह के साहित्य से सावधान रहने के लिए सचेत करता हूं। इस देश को भी जीवन और विचार में अन्य आधुनिक देशों के स्तर पर ही लाने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने हिंदू महासभा के सदस्यों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनका ये मत था कि वेदों की ओर लौट चलें। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। उनका कहना था कि वेदों की ओर लौट चलें। भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज में भगत सिंह का एक लेख है, अलग अलग नेताओं के नए नेताओं के अलग अलग विचार। उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का कंपैरिजन किया है भगत सिंह ने। और भगत सिंह की लेखनी इस बात का सबूत देती है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो वेदों की ओर लौटने की बात कहते थे और भगत सिंह ने बहुत खिल्ली उड़ाई है सुभाष चंद्र बोस की कि ये वो नेता हैं जिन्हें आधुनिकीकरण का जामा जिन्होंने पहन रखा है, लेकिन बात ये भी पुराने जमाने में लौटने की करते हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ने की नहीं। वही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को
काफी प्रोग्रेसिव नेता माना है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ऐसी बात कह रहे हैं जो आधुनिकीकरण की ओर भारत को लेकर जाती है। ये मेरे नहीं, ये भगत सिंह के विचार हैं और लेख है नए नए नेताओं के अलग अलग विचार। इसका पूरा पाठन अम्बेडकर नामा के मंच से मैंने किया है। इस लेख का भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेजों में जाकर आप इसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। किंतु ब्रिटिश भारत के 22 करोड़ 20 लाख भारतीय ग्रामीणों को, जिनकी देश में 92% संख्या है, साक्षर बनाकर देश को आधुनिक देशों के स्तर पर लाने का विशाल कार्य करने का भार कौन लेने को तैयार है? उस भारतीय निर्वाचन मंडल के निर्माण के कार्य की शुरुआत कौन करेगा, जिसकी बुद्धि पर उत्तरदायी सरकार का काम काज निर्भर करेगा? कुछ ही समय पहले अमेरिकन मिशन बोर्ड ने, जिसे अमेरिका से काफी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी और जो भारत में नए कार्य की शुरुआत करना चाहता था, कुछ प्रौढ़ भारतीय बुद्धिजीवी नागरिकों की एक सभा की और उनसे भविष्य के प्रयासों के बारे में राय मांगी थी। उन बुद्धिजीवियों ने आपस में परामर्श करने के बाद यह राय दी कि संपूर्ण उच्चतर शिक्षा विद इन ब्रैकेट जो नगर का कार्य है और संपूर्ण धन का अधिकार उन्हें सौंप दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि ये लोग ईसाई मिशनरियों को, अमेरिकन मिशनरियों को भर भर के गाली देते हैं, लेकिन हकीकत उसके पीछे की क्या है कि अमेरिका से भी ये लोग पैसा लेते थे शिक्षा के नाम पर, और अमेरिका जो है इनको पैसा देने के साथ साथ जो है ईसाई मिशनरियों को भी शिक्षा के लिए भारत भेजता था कि आप खुद जाकर शिक्षा का कार्यभार संभालें, क्योंकि यहाँ के भारतीयों को, सवर्ण भारतीयों पर अमेरिका को विश्वास नहीं था। और यहाँ पर जब उनसे राय मांगी तो इन लोगों ने अपनी बेईमान सोच एकदम बता दी कि आप हमें पैसा दे दो, हम खुद ही लोगों को शिक्षित कर लेंगे, जिसे अमेरिकन मिशनरियों ने मानने से मना कर दिया। मिशन वालों ने पूछा, तब क्या आपके कहने का मतलब यह है कि भारत में अमेरिकियों की कोई आवश्यकता नहीं है? भारतीयों ने कहा, हरगिज नहीं, आप अमेरिका केवल गांव पर ध्यान दें। अब मैंने ये बात सिविल सेवा के 30 वर्षीय अनुभवी ब्रिटिश अधिकारी को बताई तो उसने जवाब दिया, यह बात आपके लिए शायद संदिग्ध लगती है, पर हम इस काम में अपना जीवन खपा देने के बाद जानते हैं कि इसका क्या उत्तर है। हमें जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक शिक्षा देने का काम करते रहना चाहिए ताकि शिक्षा का व्यापक विस्तार हो जाए। तब वे लोग जो आज योग्यता और चरित्र के बिना ही केवल शिक्षा के बल पर अधिकार मांगते हैं, खामोश हो जाएंगे। मतलब मेरिट का सर्टिफिकेट जो बांटते फिरते हैं, खुद को मेरिटोरियस मानते हैं, बिना दूसरों को मौका दिए हुए आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अकेले आप ही मेरिटोरियस हैं? यहां से आप बेशक अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पर कंपीट कर लें। ये कंपीट आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर अपने ही देश के लोगों से शिक्षा का अधिकार छीन रखा है। एक लेवल पर कंपटीशन रखिए, उसके बाद मेरिट डिसाइड कीजिए। तो आज का ये एपिसोड, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो कैथरीन कह रही हैं, और मौजूदा हालात भी आप अपने आसपास यदि नजर डालेंगे तो इसी तरह के हालात आजकल बने हुए हैं। इसलिए इस एपिसोड को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगता है और इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में हम अगले चैप्टर को लेंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।